हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मान लो आप बहुत बड़े स्वीट्स लवर हो। आपको मिठाइयाँ बहुत पसंद है और कोई आपके सामने लाके दो मिठाई रख दे, एक गुलाब जामुन और एक रस मलाई, और कहे कि दोनों में से एक खा सकते हो। आप कौन सी चूज़ करोगे? खैर, ये तो मिठाइयों की बात है। आई नो यू कैन ईजिली चूज़ बिटवीन दैम, मगर जब लाइफ की बात आती है ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइफ ऐसी ही है, हमें क्या करती है, लगातार चॉइसेस देती जाती है और हमें उनमें से किसी एक को चुनना पड़ता है, और जैसा हम चुनते हैं वैसा हम बनते हैं। मतलब कह सकते हो कि आप आज जो भी हो या जो भी कल को बनोगे, वो अपनी चॉइसेस की वजह से ही बनोगे। सो अपनी चॉइसेस को चूज़ करने से पहले थोड़ा केयरफुल रहो। बी केयरफुल विथ योर चॉइसेस। ठीक है? तो ये जो पोएम है, ये चॉइसेस के बारे में ही बात करती है। So here we are going to study a poem from your book Beehive of class 9th. And the writer of this poem is रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और पोएम का नाम तो दिख ही रहा है ना, द रोड नॉट टेकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले पहले आप पोएट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट was an American poet. He was born on 26th March 1874 and died on 29th January 1963. He received 4 Pulitzer Prizes. अब पुलित्जर प्राइजेस क्या होते हैं? देखो, पुलित्जर प्राइज़ वो प्राइज़ होता है जो यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा दिया जाता है जब कोई पर्सन जर्नलिज्म, लिटरेचर या म्यूज़िक कंपोजिशन की फील्ड में अच्छा काम करता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो भी पोएम्स लिखी या जो भी उनके वर्क्स थे, वो सोसाइटी, वैल्यूज़, नेचर, इन्हीं सब पे बेस्ड थे। तो बात करते हैं पहले इस पोएम की। तो ये पोएम किस पे बेस्ड है? चॉइसेस पे बेस्ड है। तो चलिए पोएम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो। चलो पोएम पढ़ते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. डिफ़िकल्ट वर्ड देखो तो डाइवर्ज मीन्स होता है डिवाइड होना। यहाँ पे दो रास्ते हैं। दो रास्ते कहाँ? एक समय आता है ना जब रोड आपको ऐसा डिवाइड हो जाते हैं, दो तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ पे उसी को डाइवर्ज कहा गया है। येलो वुड, वुड मतलब फॉरेस्ट होता है। येलो इसलिए कहा गया है कि सीज़न किसका है उस समय? ऑटम का सीज़न है। उस समय क्या होता है? पतझड़ का जो मौसम होता है उस टाइम पत्तियाँ जो होती हैं पेड़ों की, वो येलो कलर की हो जाती हैं, तो इसीलिए येलो वुड कहा गया है। अंडरग्रोथ होता है कि जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स, शर्ब्स, बुशेस, उनकी बात की गई है, उनको अंडरग्रोथ कहा गया है। तो यहाँ पे राइटर बोलते हैं, पोएट बोलते हैं कि दो रोड्स कहाँ हैं? एक वो जा रहे हैं कहीं पे और दो रास्ते उनको मिलते हैं अचानक। उनकी जो रोड होती है वो दो रास्तों में डिवाइड हो जाती है। अब वो दोनों रास्तों पे तो चल नहीं सकते, तो वो बड़े देर तक खड़े होकर सोचते रहते हैं कि कौन सा रास्ता चूज़ करूँ। और वो जितना दूर तक उन रास्तों को देख सकते थे, उन दोनों रास्तों को देख रहे थे, मतलब जितनी दूर तक उनकी नज़र जा सकती थी, क्योंकि रास्ता एक रास्ते होते हैं वो कहीं पे मुड़ भी गए थे, और रास्ते के किनारे जो झाड़ियाँ होती हैं, बुशेस होती हैं, उनकी वजह से वो रास्ता कुछ दूर जाने के बाद ख़त्म हो जा रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे ही देखो हमारे साथ होता है, जब इसको हम लाइफ से इन लाइन को कनेक्ट करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि लाइफ भी हमें चॉइसेस देती है। तो जब आपके पास दो चॉइसेस होती हैं तो आप क्या करते हो? सोचते हो ना, दोनों के बारे में सोचते हो, दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस सोचते हो कि क्या ये चुनूंगी तो क्या होगा, दूसरा चुनूंगी तो क्या होगा। लेकिन कितना दूर तक सोच पाओगे? आप बहुत ज़्यादा दूर तक उसके बारे में सोच नहीं पाते। आप परिणामों को या कॉन्सिक्वेंसेस को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आप उनको नहीं समझ पाते। तो यही पोएट के साथ भी हो रहा था। वो दोनों रास्ते को बहुत दूर तक नहीं देख पा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। Then he took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. अब वो जब दोनों रास्तों को देख रहे होते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा चुनूं,
तो उनको जब एक जो रास्ता रहता है वो उनको थोड़ा ज़्यादा फेयर लगता है, उनको लग रहा है कि ये रास्ता थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। रीज़न क्या रहता है कि वो रास्ता ग्रासी रहता है और उसको अभी बहुत कम लोगों ने यूज़ किया होता है। क्यों ये कहते हैं कि बहुत कम लोगों ने यूज़ किया होता है? आप देखते हो कि जिस रास्ते लोग ज़्यादा आते जाते हैं उस रास्ते पे घास उग पाती है क्या? नहीं उग पाती। लोगों के पैरों की वजह से नीचे आके वो घास कुचल जाती है। लेकिन जिस रास्ते पे ग्रास है, थोड़ा ग्रासी है, इसका मतलब ये है कि उस रास्ते पे कम लोग चले होंगे, तभी तो घास कुचल ही नहीं गई है, घास वैसे की वैसी है। फिर वो कुछ देर देखने के बाद सोचते हैं, यार कहीं ये मेरा इल्यूजन तो नहीं, ऐसा तो नहीं ना कि दोनों रास्ते उतने ही चूज़ किए गए हों, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये कम चूज़ किया किया गया है। यही हमारे साथ भी होता है। जब हम ऑप्शंस देखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि ऐसे ऑप्शन, जैसे मान लो अभी आपने 10th पास कर लिया, अब आपने कुछ सोच के रखा होगा ना कि आगे कौन सी स्ट्रीम लोगे, आगे आपका एम क्या है, क्या बनना चाहते हो, आपने सब सोच के रखा है। ज़्यादातर लोगों ने तो ये सोच के रखा है क्योंकि सभी लोग वही बनते हैं, सभी लोग अच्छा ठीक है पढ़ने में अच्छे हो तो सब लोग डॉक्टर ही बनना चाहेंगे, इंजीनियर ही बनना चाहेंगे। कोई कुछ हट के कुछ अलग करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। तो यहाँ पे पोएट वैसे ही है कि वो ग्रासी रोड चुन रहा है, वो रोड चुन रहा है जो बहुत कम लोगों ने चुना है, या वैसा काम करना चाहते हैं जो बहुत कम लोगों ने किया है। लेकिन अभी भी वो श्योर नहीं है, क्योंकि कुछ देर बाद देखने के बाद उनको लगता है यार हो सकता है ना कि दोनों चॉइसेस बराबर हो, दोनों रास्ते बराबर हो, सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रास्ते क्या हैं, अलग अलग हैं। हो सकता है दोनों पे सेम एडवांटेज मिस एडवांटेज, दोनों पे सेम हर्डल्स मिले, ऑब्स्टिकल्स मिले, हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब देखो, यहाँ पे ट्रॉडन ब्लैक मतलब होता है कुचला जाना, ठीक है। यहाँ पे देखो जब वो सुबह के टाइम जब वहाँ खड़े होकर रोड्स को देख रहे हैं तो उनको ये समझ में आ रहा है कि क्या कि जो दोनों रास्ते हैं वो अब क्या लग रहे हैं, सेम ही लग रहे हैं। अब वो फिर कंफ्यूज है, लेकिन फाइनली वो वहाँ पे जो देखो उनको जो लीव्स दिखती है ना, वो ऐसी लीव्स होती हैं जैसे लगता है कि उन पे कोई चला ही नहीं है। क्योंकि अगर लीव्स जो पतझड़ के मौसम में रोड पे पड़ी रहती हैं, अगर उन पे कोई पैर रखेगा तो लीव्स क्या हो जाएंगी, क्रश हो जाएंगी। लेकिन वो लीव्स वैसी की वैसी थी, क्रश ही नहीं हुई थी। तो वो बड़े कन्फ्यूज़ थे। फाइनली वो अपनी एक चॉइस बनाते हैं, कहते हैं चलो मैं दूसरा वाला रास्ता चुन लेता हूँ और इस वाले रास्ते को किसी अनदर डे पे जाऊँगा, या इस रास्ते में मैं कभी और चल लूँगा, मैं ग्रासी वाला रोड चुन लेता हूँ। तो ग्रासी रोड वो चूज़ करते हैं, हालांकि वो ये जानते हैं कि जो दूसरा रास्ता वो आज छोड़ रहे हैं ना, वो उसको कभी चूज़ नहीं कर पाएंगे। यही होता है हमारे साथ। हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं ना, कि आप ये मान लो अगर आपके पास आपने 11th में आपने स्ट्रीम, आपके पास ऑप्शन है कौन सा स्ट्रीम लोगे। आपने मैथ्स ले लिया या साइंस ले लिया, साइंस लेने के बाद क्या करोगे, 12th करोगे, 12th के बाद नीट की प्रिपरेशन करोगे या बीएससी करोगे। फिर आपके पास 12th के बाद भी आपके पास चॉइसेस होंगे ना कि नीट करो या बीएससी करो। मान लो आपने नीट किया, फिर आप डॉक्टर बनने की प्रिपरेशन करने लगे, तो क्या आपके पास उस समय आपका मन करेगा कि चलो भैया इंजीनियर बन जाते हैं? बन पाओगे? नहीं बन पाओगे ना। आप दूसरे रास्ते पे जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। अगर आपने एक रास्ता चूज़ कर लिया तो आपकी फिर पूरी लाइफ उसी रास्ते के अकॉर्डिंग होती जाएगी, आपको उसी रास्ते पे फिर चलना पड़ेगा, आप वापस नहीं आ पाओगे। तो यही बात पोएट इस पैराग्राफ, इस स्टैंजा में बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. अब वो कहते हैं कि चूज़ करने के बाद जब बहुत साल बीत जाएंगे, बहुत साल बीतने के बाद, साई मतलब होता है डीप ब्रेथ, हैंस मीन्स होता है फ्यूचर। फ्यूचर में मैं क्या करूँगा, वो लोगों को मैं बताऊँगा
कि एक जंगल में मैंने दो रास्ते देखे और दोनों में से मैंने वो चूज़ किया जो कि कम लोगों ने चूज़ किया है, और उसकी वजह से ही आज मेरी लाइफ ऐसी है या इतनी अलग है, या आज मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है वो उसकी वजह से ही हुआ है। अब देखो यहाँ पे साई का मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी डीप ब्रेथ है वो राहत वाली हो, रिलीफ वाली हो, या सैडनेस की हो सकता है आपने जो चॉइस बनाई हो, जो पोएट ने चॉइस बनाई हो, क्या हो जाए, वो गलत साबित हो जाए, तो आपकी साई कैसी होगी, सैडनेस वाली होगी। लेकिन मान लो अगर आपको चॉइस अच्छी अच्छी निकल जाए, आपको उससे बहुत फ़ायदा मिले, तो आपकी साई कैसी होगी, रिलीफ वाली होगी। तो यहाँ पे साई नहीं समझ में आ रहा है कि किस चीज़ के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अभी आप जब फ्यूचर में किसी को कहानी बताओगे तो आप यही बताओगे ना कि मैंने तो ये चूज़ किया, लेकिन अब आप फ्यूचर में आप खुशी से ये कहानी बता रहे होगे या दुख से बता रहे होगे, ये तो आगे ही पता चलेगा। और उस चूज़ करने की वजह से आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये तो आपको फ्यूचर में ही पता चलेगा ना। अभी फ़िलहाल आपको क्या करना है, केयरफुली आपको बस अच्छी ऑप्शंस को चूज़ करना है। तो यहाँ पे पोएम का एक थीम जो है वो यही है कि जब भी आप कोई चीज़ चूज़ करो, जब भी आप कोई चॉइस बना रहे हो, तो बहुत सोच समझ के बनाना, क्योंकि वही चॉइस, वही आपका जो चुनाव है, वो आपकी पूरी लाइफ को फिर लीड करेगा। आपकी पूरी लाइफ फिर वैसी ही होती जाएगी जैसा आपने चुना है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की, कि इस पोएम में कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई। तो सबसे पहले जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म क्या होता है कि ये पूरी पोएम आप देख रहे हो कि रोड्स के बारे में बात की गई है, 2 रोड्स के बारे में, और रोड्स को किससे सिंबलाइज किया गया है, चॉइसेस से। चॉइसेस का सिंबल है रोड। तो ये पूरी पोएम क्या है, पूरी एक सिम्बोलिक पोएम है। मतलब आप कह सकते हो कि ये पूरी जो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो सिंबलिज्म यूज़ हुई है। ठीक है, राइमिंग स्कीम की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो राइम स्कीम फॉलो हुई है वो है ए बी ए बी। अब कैसे, हर लाइन के लास्ट वर्ड का साउंड देखो, वर्ड सेम साउंड देखो किस किस लाइन में मिल रहा है, स्टूड में मिल रहा है, कुड में मिल रहा है, तो इस पर ए लिख दो। उसके बाद बोथ और अंडर ग्रोथ, दोनों का लास्ट साउंड क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो राइमिंग स्कीम क्या हुई, ए बी। पूरी पोयम में जितने भी स्टैंजाज हैं, सारे स्टैंजाज में यही राइमिंग स्कीम फॉलो हुई है। दूसरा, अगर हम लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो एनाफोरा, एनाफोरा यहाँ पे यूज़ हुआ है। एनाफोरा क्या होता है, एनाफोरा होता है कि जब भी एक से ज़्यादा लाइंस सेम वर्ड से स्टार्ट हुई हो उसको एनाफोरा बोलते हैं। जब भी एक से ज़्यादा लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हुई हो उसको एनाफोरा बोलते हैं। ये देखो सेकेंड लाइन भी में भी एंड है, थर्ड में भी एंड है, फोर्थ में भी एंड है। तो ये यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस हुई, एनाफोरा। उसके बाद बात है, आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है कि जब दो अगल बगल के वर्ड्स में, दो आसपास के वर्ड्स में सेम कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में वांटेड वियर, डब्ल्यू से ये भी स्टार्ट हुआ है, डब्ल्यू से ये भी स्टार्ट हुआ है, दोनों एक दूसरे के आसपास हैं। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस जिसका नाम है रेपिटिशन। रेपिटिशन मतलब होता है कि इसमें क्या होते हैं, वर्ड्स, एक वर्ड को एक से ज़्यादा बार रिपीट किया जाता है। देखो एजेस, फिर एजेस, 2 बार एजेस की बात हुई, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिपीटिशन। रिपीटिशन और एलिट्रेशन में कंफ्यूज मत होना, रिपीटिशन वर्ड्स का रिपीटिशन होता है, इसमें वर्ड्स को रिपीट किया जाता है, और एलिट्रेशन में साउंड्स को, कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिपीट किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको पोएम की समरी समझ में आई हो, लिटरेरी डिवाइसेस समझ में आई हो, और थीम भी समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फिर से कहूँगी, लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।